आज का हमारा टॉपिक्स है ब्लड। रक्त क्या होता है, रुधिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम भोजन करते करते हैं, तो भोजन से जो हमें पौष्टिक पदार्थ मिलता है, पोषक पदार्थ मिलता है, वो हमारे आमाशय से शरीर के पूरे भाग में कैसे जाता है, कौन उसको लेकर के जाता है, फिर वो पोषक पदार्थ हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग यानी कोशिका तक पहुंचता है। तो वहाँ कोशिका में ग्लूकोज से जो एनर्जी बनता है, वह एनर्जी कौन बनाता है, जो एटीपी के रूप में संचित रहता है, और CO2 बनता है। तो पुनः उस CO2 को हमारे फेफड़ा तक कौन लाता है, ताकि उसको हम फिर क्या करते हैं, छोड़ पाते हैं। तो इन सभी चीजों को ले जाना और फिर वापस लाना, तो इस प्रक्रिया में जो तंत्र भाग लेते हैं, उस तंत्र को हम कहते हैं मानव परिवहन तंत्र। नहीं, जो हम भोजन करते हैं और भोजन से जो हमें पौष्टिक पदार्थ मिलता है, उस पौष्टिक पदार्थ को हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग तक ले जाने में कौन कार्य करता है, कौन सहयोग करता है, पुनः वहां पर जो एनर्जी बनता है और CO2 बनता है, तो CO2 को लाने में कौन मदद करता है। नहीं, तो ये सब काम, ये सब क्रियाएं जो करता है, उसको हम मानव परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इन सभी कामों को करने के लिए ये तीन चीजें जो है ना उत्तरदायी है। पहला हृदय, हार्ट, दूसरा रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं मतलब पाइप नुमा होता है, जिसे हम धमनी और सीरा कहते हैं। और तीसरा हो गया परिवहन माध्यम, जिसमें रक्त आ जाएगा और लसिका आ जाएगा। ठीक है। हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट में उसको बता देते हैं ताकि फिर आपको याद आ जाए। हार्ट जो होता है एक पंप की तरह काम करता है। हार्ट क्या करता है? एक पंप की तरह काम करता है। उसका काम है ब्लड को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, ब्लड को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, अब पुनः प्रत्येक भाग से ला करके और उसको कहाँ तक पहुंचाना, फेफड़ा तक मतलब हार्ट में लाना, हार्ट से पुनः फेफड़ा में भेजना। ठीक है। हार्ट जो होता है एक पंप की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है? पंप की तरह। उसका काम क्या चीज है? तो वो पूरे बॉडी तक क्या करता है कि शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। शुद्ध रक्त का मतलब हो गया ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाता है। अब पुनः CO2 रक्त को वहां से क्या करता है, लाता है। ये हो गया हमारा हार्ट का काम। किसका काम? हार्ट का। तो हार्ट में जो होता है 4 चेम्बर होता है। हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? हार्ट में जो होता है 4 चेम्बर होता है। हार्ट में जो होता है 4 चेम्बर होता है, जो आप लोगों को बता चुके हैं। हार्ट में कितने चेम्बर होता है? 4 चेम्बर होता है। नहीं, इसको हम लोग, अब ये बाएं साइड वाला है, तो बाएं साइड वाला है, तो बाएं साइड में जो ऊपर होता है, ऊपर वाले चेम्बर को हम लोग आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले चेम्बर को क्या बोलते हैं, नील है। ऊपर वाले चेम्बर को क्या बोलते हैं, आलिंद, और नीचे वाले को नील है। जो लेफ्ट साइड में है तो उसको लेफ्ट, हाँ, उसको बायां आलिंद और बायां नीले बोलेंगे, और जो राइट साइड में है उसको दायां आलिंद और दायां नीले बोलेंगे। तो ये आपका हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड में है। क्योंकि आप अपने हिसाब से मत देखना, मेरे हिसाब से देखना। तो मेरे हिसाब से क्या चीज है, लेफ्ट साइड में है। नहीं, तो चूंकि ये दोनों को हम बोलेंगे आलिंद, क्या बोलेंगे, आलिंद बोलेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका आलिंद। ये क्या हो जाएगा, आलिंद। ये भी आलिंद हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आलिंद होगा। और नीचे वाले क्या कहते हैं, नील है। तो ये आपका हो जाएगा नील है। ये भी क्या हो जाएगा, नीले हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, नीले हो जाएगा। अब ये चूंकि लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग लेफ्ट आलिंद बोलेंगे। नहीं, इसको क्या बोलेंगे,
लेफ्ट नीले बोलेंगे, ये हो जाएगा राइट आलिंद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट नीले हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले ब्लड जो होता है ये ऐसे सिकुड़ता है, ये वाला पोर्शन, तो ब्लड जो होता है वो फेफड़ा से ये खींचता है, क्या करता है, खींचता है। तो फेफड़ा से जो ब्लड आता है वो शुद्ध होता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, तो वो आता है इस चेम्बर में। कहाँ से आता है, इस चेम्बर में आता है, इस चेम्बर में आता है, ये वाला चेम्बर में आता है। और यहाँ पर जो होता है कपाट होता है, कपाट का मतलब होता है कि छेद होता है इस तरह का। तो लेफ्ट आलिंद में जो होता है दो कपाट होता है, कितना कपाट, इसी कपाट से हमारा ब्लड जो होता है अंदर आता है, इस चेम्बर में आता है। तो कितना इसमें कपाट होता है, हाँ दो कपाट होता है इसमें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेफ्ट आलिंद में कितने कपाट होते हैं, दो। कपाट का मतलब है कि ब्लड भर गया तो इसी छेद से होकर के ब्लड इस चेम्बर में आएगा। और यहाँ पर जो होता है वाल्व लगा रहता है, क्या रहता है, वाल्व लगा रहता है, क्या रहता है, वाल्व रहता है। अब इस वाल्व, अब ये आ जाएगा इस चेम्बर में, क्या आ जाएगा इस चेम्बर में। तो जो नलिकाओं से फेफड़ा से हार्ट में आता है उसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। फिर यहाँ से ब्लड आपका निकलेगा, फिर यहाँ से ब्लड निकलेगा, और ये शुद्ध ब्लड है क्योंकि ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है, नहीं। अब यहाँ से चला जाएगा पूरे बॉडी में, आपका पूरे बॉडी में चला जाएगा, पूरे शरीर में चला जाएगा, ठीक है। अब शरीर में जाएगा तो कोशिका को दिया जाएगा ऑक्सीजन, अब वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, और फिर ये बॉडी से CO2 युक्त जो है, CO2 युक्त ब्लड अब फिर आएगा आपका हार्ट में आएगा। तो वो एंट्री करेगा कहाँ पर, हाँ दाया आलिंद में एंट्री करेगा, नहीं। तो इसमें तीन कपाट होता है, कितना कपाट होता है इसमें, तीन कपाट होता है इसमें। और इसी कपाट से होकर के यहाँ पर वाल्व लगा रहता है, नहीं। तो इसे यहाँ से ही आता है, यहाँ से आएगा, यहाँ पर आएगा, कपाट से होकर इस चेम्बर में आता है, और इस चेम्बर में आएगा और यहाँ से चला जाएगा कहाँ पर, फेफड़ा में चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से जो नस होता है जो आता है यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं महाधमनी, क्या बोलते हैं इसको, महाधमनी बोलते हैं। तो चूंकि जो हार्ट से जो शरीर में जाता है तो उस नलिका को हम बोलते हैं धमनी, और शरीर से जो हार्ट में आता है ब्लड लेकर के उस नलिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरा, क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, नहीं वेन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर देखो ये फेफड़ा से इस आलिंद में, लेफ्ट आलिंद में आ रहा है, तो फुफ्फुसीय धमनी एक अपवाद के रूप में हो गया, क्या हो गया, अपवाद के रूप में। उसी तरह से आपका ये महाधमनी हो गया, क्या हो गया, महाधमनी। इस तरह से आ रहा है, आपका हार्ट में आ रहा है, हार्ट से इस चेम्बर में आएगा और यहाँ से फिर फेफड़ा में पहुंचेगा। तो फेफड़ा में पहुंचेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुसीय, क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया महासीरा, क्या हो गया, महासीरा हो गया। अब फिर यहाँ से ये ब्लड, फिर ये पंपिंग हार्ट से अब जा रहा है फेफड़ा में, फेफड़ा से आया, फेफड़ा से आया हार्ट में, फुफ्फुसीय धमनी, हार्ट से गया पूरे शरीर में, हार्ट भेज रहा है, तो क्या होगा, धमनी, महाधमनी इसको कहेंगे, नहीं। और वो अब शरीर में पूरा चलेगा, अब शरीर से जो है ब्लड लेकर के आएगा, CO2 ब्लड लेकर के आएगा, तो CO2 ब्लड लेकर के आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, महासीरा। वो आ गया कहाँ पर, हार्ट में, और हार्ट से अब फिर आएगा कहाँ पर जाएगा, फेफड़ा में। तो हार्ट भेज रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर लगता है, नहीं, ये फेफड़ा से आ रहा है यहाँ पर ना, हार्ट में, फेफड़ा से आ रहा है हार्ट में, नहीं। तो इसको हम बोलेंगे कौन सी, फुफ्फुसीय सीरा बोलेंगे। और जो हार्ट से भेज रहा है उसको फुफ्फुस में जा रहा है तो उसको बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय धमनी बोलेंगे, याद रहेगा। फेफड़ा से आता है हार्ट में, तो हार्ट में आ रहा है, नहीं तो सीरा, लेकिन फुफ्फुसीय सीरा, फुफ्फुसीय सीरा। अब फिर हार्ट भेज रहा है पूरे शरीर में तो महाधमनी, और चला गया कहाँ पर, पूरे बॉडी में। अब बॉडी से जो ब्लड आएगा उसको क्या बोलेंगे, उस नलिका को क्या बोलेंगे,
महाशिरा, महाशिरा। और फिर उस अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा में भेजा जाएगा, तो जिस नलिका के द्वारा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि हार्ट भेज रहा है तो धमनी, अब फुफ्फुस में भेज रहा है तो फुफ्फुसीय धमनी, शिरा नहीं फुफ्फुसीय। हार्ट से जो भेजा जाएगा धमनी, क्या बोला जाएगा? धमनी। तो चूंकि फुफ्फुस में भेजा जा रहा है तो उसको बोलेंगे फुफ्फुसीय। और बाहर से शरीर से जो हार्ट में आएगा तो उसको शिरा। तो फुफ्फुस से हार्ट में आएगा तो फुफ्फुसीय शिरा नहीं, और शरीर से हार्ट में आएगा, पूरे बॉडी से आएगा तो उसको महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। इस तरह से हमारे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कितना? 4। कुछ जो होते हैं, जैसे मान लो कि आपका सर्प हो गया, नहीं, उसके अलावा क्या कहते हैं, सर्प हो गया, मेढक हो गया, इसमें 3 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 3 चेंबर होते हैं। तो देखो 4 चेंबर से और 3 चेंबर से क्या फायदा है, क्या घाटा है? 4 चेंबर होगा, कितने चेंबर होगा? 4 चेंबर होगा, 4 चेंबर होगा। ये 4 चेंबर हो गया, नहीं, और किसी में 3 चेंबर होता है। कितना चेंबर? 3 चेंबर होता है। और किसी में 2 ही चेंबर होता है। चेंबर का मतलब हो गया क्या चीज? एक थैला नुमा, कौन चीज? एक थैला। चेंबर का मतलब खाली जगह, थैला नहीं, बंद थैला नहीं। तो ये 2 3 4, इसमें कितना? 1 2 3। तो देखो इसमें फायदा क्या है? 4 चेंबर से 3 चेंबर से क्या फायदा है आपको? कि ऑक्सीजन लेकर के आपका ब्लड इसमें आएगा, आएगा इसमें, यहाँ से आपका ब्लड आ जाएगा इसमें, नहीं, और फिर यहाँ से चला जाएगा पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में, अब पूरे बॉडी में आ जाएगा। ये आपका बॉडी हो गया, शरीर हो गया, पूरे बॉडी में चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ से अब ये O2 युक्त हो गया, अब यहाँ से CO2 लेकर के निकलेगा, फिर आएगा आपका हार्ट में। कहाँ पर आएगा? हार्ट में, यहाँ पर आएगा। CO2 वाला ब्लड हो गया। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, हमको जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है तो कोशिका में जो रिएक्शन होता है तो एनर्जी के साथ साथ ऊष्मा भी बनता है, हीट उत्पन्न होता है। और वो ऊष्मा हमारे पूरे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल रखता है, गर्म रखता है। इसलिए हमारे जब भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा तो भरपूर ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। भरपूर ऑक्सीजन जब मिलेगा तो भरपूर क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा। तो हमारे जिसके पास 4 चैम्बर होता है, जिसके हार्ट में, तो बाहरी वातावरण से मतलब वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। जैसे मान लो कि अभी 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो हमारे बॉडी में उतना ऊष्मा निकलता है कि वो 42 डिग्री के ज्यादा मतलब प्रभावित उससे वो नहीं हो पाता, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है वो। क्यों? ठंडा के दिन में ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो भरपूर ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा बॉडी उतना ऊष्मा उत्पन्न कर लेता है, उस टेम्परेचर से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। तो जिसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो वो जो होता है बाहरी जो वातावरण होते हैं उससे वो प्रभावित ज्यादा नहीं होता है, नहीं होता है। अब 3 चैम्बर में क्या होता है? 3 चैम्बर में कि मान लो यहाँ से आया ऑक्सीजन वाला, यहाँ से आ जाएगा CO2 वाला, दोनों इस चैम्बर में आकर के मिल जाते हैं। इस चैम्बर में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो 3 चैम्बर वाला में क्या होता है कि ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिल पाता है। और देखो यहाँ पर इसी चैम्बर में ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ब्लड आया, इसमें आया, तो सेपरेट पूरे बॉडी में चला गया। अब 3 चैम्बर में क्या होता है? O2 और CO2 दोनों ही आकर के एक जगह मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में बॉडी को नहीं मिल पाता, 3 चैम्बर आता है। तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा इसका मतलब कि ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा। तो ज्यादा ऊष्मा नहीं उत्पन्न होगा तो बाहरी वातावरण उसको ज्यादा प्रभावित करेगा। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा उसको उसको फीलिंग होगा, तो तापमान ज्यादा फीलिंग होगा, नहीं, कम होगा तो उसको ज्यादा ठंडा महसूस होगा, ज्यादा ठंडा महसूस होगा। इसीलिए सांप होता है, मेढक होता है, ये सब में 3 चैम्बर होता है।
तो सांप को आप देखते होइएगा कि वो अधिकतर जो होता है बिल में छेद में हो रहता है वो, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो अपने आप को उस टेम्परेचर के, क्योंकि उसके शरीर में कितना चेम्बर है, 3 चेम्बर है, ज्यादा ऑक्सीजन तो मिलता नहीं है, तो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ज्यादा ऊष्मा भी उत्पन्न नहीं होता है, नहीं तो वो बाहरी वातावरण से ज्यादा प्रभावित होता है। तो ज्यादा जब टेम्परेचर होगा तो उसको ज्यादा गर्मी लगेगा, ज्यादा गर्मी लगेगा तो वो यदि बाहरी टेम्परेचर में रहे, मान लो 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर में वो अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएगा वो, इसीलिए वो बिल में घुस जाता है ताकि उस टेम्परेचर से प्रभावित वो न हो सके, क्योंकि उसके पास कितने चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर होते हैं। उसको ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न नहीं होगा, तो बाहरी वातावरण के प्रभाव में तुरंत तो क्या हो जाता है, आ जाता है, जकड़ लेगा वो, और इस स्थिति में उसका क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा, वो मर सकता है वो। इसीलिए ये सब जो है बिल में रहते हैं, मतलब जमीन के अंदर अंदर जा करके रहते हैं, क्योंकि अंदर जाने पर बाहरी वातावरण का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठंडा के दिन में गर्म रहेगा, गर्म के दिन में क्या रहता है, ठंडा रहता है, ठंडा रहता है वो, याद रहेगा। मेढक हो गया तो उसमें भी कितने चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं, तो 4 चेम्बर से 3 चेम्बर से फायदा महसूस हुआ। 2 चेम्बर वाले भी होते हैं, कौन, मछली, कौन, मछली। लेकिन मगरमच्छ वगैरह में कितने चेम्बर होते हैं, अब पंछी में 4 चेम्बर होते हैं, हम लोग में 4 चेम्बर होते हैं, नहीं तो बहुत ही से बहुकोशिकीय प्राणी है कि नहीं, जिसमें 4 चेम्बर भी होते हैं और 3 चेम्बर भी होते हैं, 2 चेम्बर भी होते हैं। तो हम लोग में कितने चेम्बर होता है, हार्ट में 4, पंछी वगैरह में 4, नहीं तो 4 चेम्बर होने के नाते हम लोग के ऊपर बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ पाता है, नहीं, क्योंकि हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलता है और ऊष्मा भी जनरेट होता है, नहीं, और इसी ऊष्मा के चलते हमारा बॉडी जो है बाहरी वातावरण से इफेक्टेड नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए हम कहीं भी घूम सकते हैं, नहीं, अपने आप को हम क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड, क्या चीज, ब्लड। तो ब्लड वह माध्यम होता है जो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, किसको लेकर के जाता है, और ऑक्सीजन को लेकर के ही नहीं जाता है, उसके साथ साथ पोषक पदार्थ को भी लेकर के जाता है, और कोशिका को क्या करता है, दे देता है, कोशिका को दे देता है, नहीं तो चलो देखते हैं ब्लड क्या चीज है। तो पहले यहाँ पर ब्लड जो होता है तरल संयोजी ऊतक है, बहुत सारा कोशिका को मिलाकर के क्या बनता है, ऊतक बनता है। संयोजी मतलब ब्लड में जो होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट इसको होते हैं, नहीं, और वो अलग अलग ऊतक से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है संयोजी ऊतक। क्या चीज, ये तरल होते हैं, फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। तो ब्लड किस तरह का ऊतक है, संयोजी ऊतक है। किस तरह का ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ये जो होता है ब्लड हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, किस प्रवृत्ति का, क्षारीय प्रवृत्ति, मतलब बेसिक नेचर का होता है, और इसका पीएच मान होता है 7.4, 7.4। ब्लड किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4। मेल में जो होता है, पुरुष में लगभग 5.5 लीटर, कितना, 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए, कितना, मेल में 5.5 लीटर औसत, इतना लीटर जो है आपका बॉडी में ब्लड होना चाहिए। वहीं है फीमेल में 5 लीटर ब्लड का होना जरूरी है। मतलब द्रव्यमान के भार के हिसाब से देखा जाए तो 1 केजी यदि आपका वेट है तो 85 ml जो है आपके अंदर ब्लड होना चाहिए, कितना, 1 केजी वेट है आपका तो 85 ml आपके अंदर ब्लड होना चाहिए। 45 केजी रहेगा तो 45 में 85 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 50 केजी रहेगा तो 50 में 85 ml से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इतना ब्लड आपका आपके शरीर में होना चाहिए। पर केजी कितना, 85 ml, पर केजी कितना, 85 ml होना चाहिए। और एक औसतन मतलब जिसका वेट 45-50 के आसपास है, नहीं तो वेट जो है 50-55 के आसपास में है, तो उसका कितना होना चाहिए, 5.5। और लेडीज लोग में कितना होना चाहिए,
5 लीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 लीटर होना चाहिए। ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? ब्लड बनता कहाँ पर है? तो ब्लड जो होता है हड्डी के अंदर एक पार्ट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। उसी अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। आपसे कोई पूछे कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जो हड्डी के अंदर होता है। आप लोग मीट वगैरह खाते हैं नहीं, तो उसमें जो हड्डी होता है, तो हड्डी जब फोड़ते होइएगा तो उसके अंदर जो है इस तरह के कुछ ब्राउन कलर का इस तरह से संरचना वाला चीजें आपको मिलता होगा इस तरह से। नहीं, हड्डी के अंदर इस तरह से रहता है, इस तरह से। और इसको खाने पर हड्डी फोड़ करके खाइएगा तो खाने में बड़ा आनंद भी आता है, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और उससे आपको कैल्शियम फास्फोरस वगैरह क्या होता है? मिलता है। ये अंदर जब फोड़िएगा तो इस तरह का संरचना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? मीट खाते हो ना, तो मीट खाते हो तो उसको फोड़ करके खाते हो कि नहीं खाते हो? आप तो हड्डी फोड़ करके खाओगे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो बोलते हैं अरे बड़ी मजा आ गया खाने में। तो वही अस्थि मज्जा है, वही अस्थि मज्जा है। तो ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? अब प्रश्न ये उठता है कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, 5 महीना का होता है, तो उसके पास तो उतना हड्डी होता नहीं है, नहीं, तो वो फिर कैसे उसके शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो जब बच्चा, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, तो जब तक वो माँ के पेट से बाहर नहीं आएगा तब तक उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण। तो भ्रूण की स्थिति में बच्चे के शरीर के अंदर जो होता है, ब्लड का निर्माण होता है लीवर में। किसमें? लीवर में होता है। भ्रूण के स्थिति में ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। और हम लोग का अस्थि मज्जा में कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, भ्रूण में, लीवर में, भ्रूण में, लीवर में। अब ब्लड का स्टोर कहाँ होता है? ये ब्लड कहाँ स्टोर होता है? नहीं, जमा कहाँ पर होता है? नहीं, तो पिल्हा, जिसको तिल्ली, नहीं, खसी वगैरह बनता है, बकरा बकरी बनता है, तो कोई कहता है हमको तिल्ली दे देना, तो तिल्ली में, नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं पिल्हा, अमाशय के बगल में होता है, नहीं, हाँ, तो पिल्हा में ब्लड का स्टोर होता है। ब्लड का स्टोर कहाँ होता है? पिल्हा, तिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिल्ली कहा जाता है। नहीं, तो इसको हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं? पिल्हा को, जहाँ स्टोर होता है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? पिल्हा को ब्लड बैंक कहते हैं। नहीं, और आरबीसी, ब्लड का जो प्रकार होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में। आरबीसी जो होता है वो ब्लड का एक टाइप हो गया। नहीं, तो वो कण जो होते हैं वो पिल्हा में ही उनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर? पिल्हा में उसकी मृत्यु होती है। इसीलिए पिल्हा को हम लोग ब्लड का कब्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। किसको कहते हैं? तो आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? पिल्हा को। आरबीसी का कब्र मतलब वहां पर जाकर के वो आरबीसी जो होता है वो डेड कर जाता है, मर जाता है। 120 दिन के बाद क्या हो जाता है? मर जाता है। इसीलिए पिल्हा को हम लोग आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का। उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नहीं, एक मेल में कितना? 5 लीटर, फीमेल में औसतन इतना होता है। नहीं, उसके अलावा 1 kg पर कितना ml होना चाहिए? 85 ml होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 85 ml। फिर ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, भ्रूण में, लीवर में, भ्रूण में, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है? स्टोर कहाँ होता है? पीला, तिल्ली जिसको बोला जाता है। नहीं, स्टोर कहाँ होता है? पीला में होता है। अच्छा, उसके अलावा ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ब्लड बैंक पीला को कहते हैं। नहीं, तिल्ली को कहा जाता है। अच्छा, आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? अब हेमोग्लोबिन, जिसके चलते ब्लड आपका लाल दिखता है। हेमोग्लोबिन के चलते ब्लड क्या दिखता है? लाल। नहीं, अभी हम थोड़ा देर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मेल में कितना होना चाहिए हेमोग्लोबिन? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। 14 ग्राम
प्रति डेसीलीटर माने 1 डेसीलीटर में 14 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए, तब आपका बॉडी जो है सही से रह पाएगा, नहीं सही से काम कर पाएगा, सही से हर फंक्शन काम करेगा। फीमेल में कितना? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर डीएल, प्रति डीएल डेसीलीटर। ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर जो है ज्यादा है कि कम है, इस चीज को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फाइग्नोमैग्नोमीटर, स्फाइग्नोमैग्नोमीटर। बीपी मापने वाला यंत्र आप लोग डॉक्टर के पास देखोइएगा नहीं, तो डॉक्टर के पास जो होता है, कोई जाता है बीपी चेक कराने के लिए, तो ऐसे करके नहीं और वैसे ऐसे करके और कान में लगा लेता नहीं, तो उसको बीपी चेक करता है। तो बीपी चेक करने वाले मशीन का क्या नाम है? हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है वो कितने चीजों से मिल करके बना होता है। तो हमारा ब्लड जो होता है वो मुख्यतः 2 चीजों से मिल करके बना होता है। एक ठोस कण होता है जिसे रक्त कणिकाएं कहते हैं, और एक होता है द्रवीय अवयव जो पीले रंग का होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। हमारे ब्लड कितने चीजों से मिल करके बना है? 2 चीजें होती है उसमें, नहीं 2 मैटर होता है, 2 टाइप के पदार्थ होते हैं। कौन कौन? एक होता है ठोस कण और दूसरा होता है द्रव। क्या चीज? द्रव। ठोस कण और दूसरा क्या होता है? द्रव। ठोस कण और दूसरा क्या होता है? द्रव। ये जो हमारे ब्लड में जो द्रव होता है वो पीले रंग का होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब पीला रंग होने के पीछे कारण क्या है कि इसके अंदर बिलिरुबिन होता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा जो होता है वो पीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? बिलिरुबिन होता है। क्या होता है? बिलिरुबिन होता है, नहीं जिसके चलते हमारा प्लाज्मा का रंग क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। तो हमारे शरीर, हमारा ब्लड जो होता है वो 2 टाइप के मैटर होते हैं उसमें, एक ठोस कण होता है, दूसरा द्रव होता है। एक ठोस कण, दूसरा क्या होता है? द्रव। तो ठोस कण जो होते हैं ना वो हमारे लगभग रक्त का 45%, कितना मतलब यदि 100 लीटर है तो उसमें 45 लीटर जो होगा वो ठोस कण होगा, अब बाकी 55 कितना होगा? प्लाज्मा होगा, मतलब द्रव होगा। क्या होगा? ठोस कण का मतलब कुछ ऐसे समझो, जैसे मान लो कि पानी हो गया बाल्टी में, नहीं तो ये पानी जो है प्लाज्मा हो गया। और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि चावल का कण डाल देते हैं, नहीं अच्छा उसके अलावा हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं, छोटे छोटे गेंद डाल देते हैं। तो ये गेंद का छोटा छोटा टुकड़ा जो पानी में से तैरते रहता है, नहीं चावल का टुकड़ा या पत्थर का जो टुकड़ा है, तो ये ठोस कण हो गया। इस सभी को मिला करके हम बोलते हैं कौन चीज? ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये पानी क्या हो गया? प्लाज्मा। पानी क्या हो गया? तो कितना परसेंट कौन ज्यादा होता है? कौन ज्यादा होता है? वो कौन जो बोले थे वो ज्यादा होता है कि पानी ज्यादा होता है? तो ब्लड में पानी ज्यादा होता है, मतलब ब्लड में प्लाज्मा क्या होता है? ज्यादा होता है। कितना परसेंट? 55%। और ठोस कण कितना? 45%। ऐसे में, और ये प्लाज्मा जो होता है किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। अब हम बात करते हैं ठोस कण। तो ठोस कण 3 टाइप के होते हैं। अभी बोले है ना कि चावल के कण डाल दिया, उसके अलावा आप क्या करो कि पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा डाल दो, नहीं गेंद का छोटा छोटा गेंद डाल दो, ये सब ठोस कण कहलाएंगे, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नहीं तो ठोस कण जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। एक होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा होता है प्लेटलेट। तो ठोस कण कितने प्रकार का? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स। जल्दी से याद करो, ठोस कण कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स। नहीं लाल रक्त कण,
तो लाल रक्त कण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, नहीं ढंग है तो रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो, कॉर्पोसल को सेल भी हम लोग बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स, इसी को आरबीसी याद रहेगा, आरबीसी। तो आर रेड, तो समझ लाल रक्त कणिका को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स या सेल्स। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कण, तो डब्ल्यूबीसी। एक हो गया प्लेटलेट्स, क्या हो गया, प्लेटलेट्स। तो ठोस कण कणिकाएं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम लोग जाते हैं नहीं, तीनों का अपना अलग अलग कौन सी है, काम है। ये आरबीसी के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, ये जो होता है अभी हम लोग थोड़ा देर में चर्चा करेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में भी। नहीं, ये जो होता है ये ऑक्सीजन, इसका काम कौन सी है आरबीसी का, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले, ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को लाना, इसका काम ये हो गया। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये हो गया प्लेटलेट। एक एक करके हम लोग तीनों को फोकस करते हैं। तो चलो आरबीसी, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। नहीं, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। इसका निर्माण कहाँ पर होता है लाल रक्त कण का, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में होता है। नहीं, और बच्चा में बतेबे कि भ्रूण में कहाँ पर, लीवर में। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। मतलब लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, आरबीसी जो होता है, वो 120 दिन लगभग जिंदा रहता है। 120 दिन के बाद वो डेड हो जाएगा। कहाँ पर मृत्यु होती है, पीला में मृत्यु होती है। इसीलिए आरबीसी का कब्र कहा जाता है, पीला को आरबीसी का कब्र। इसका जीवन काल कितना दिन, 100। हम लोग का जीवन काल एवरेज, एवरेज 65-70, औसत 65-70 होता है। तो हम लोग का जीवन काल 65-70, 65-70 के बाद बाजार साफ, न मेरा न तेरा, गया इस दुनिया से। जब तक जिंदा है तब तक मेरा तेरा करते रहते हैं। नहीं, अब 65-70 के बाद खत्म। हाँ, तो एवरेज होता है औसतन। अभी नहीं बोले हैं पीला में, कहाँ पर जाकर के डेथ कर जाता है, पीला में डेथ कर जाता है। कहाँ पर, अब फिर इसके जगह पर नया ब्लड बनता है, आरबीसी बनता है। नहीं, ये प्रक्रिया चलते रहता है। इसीलिए हम लोग को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ऐसे भी आरबीसी 120 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नहीं बोले हैं पीला दिख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हेमोग्लोबिन कितना, सॉरी यहाँ पर हम लोग है, मृत्यु कहाँ पर होता है उसका, पीला में। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। आरबीसी में केंद्रक, आरबीसी जो होता है ना, वो कणिका है, उसका आकार होता है, एक फिक्स आकार होता है उसका, लगभग लगभग ये जैसे सेव कैसे होता है, तो पूरा गोल तो नहीं होता है, उसी टाइप का जो होता है आरबीसी के जो कोण होता है ना, उसी टाइप का इसका आकार होता है। ठीक है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। संख्या इसका 50 लाख प्रति मिलीमीटर की होता है। औसतन ये मान है, 55 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। नहीं, तो औसतन जो होता है आरबीसी, इस कण की संख्या हमारे बॉडी के अंदर 50 लाख प्रति मिलीमीटर की होता है। 50 लाख प्रति
मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर क्यूब में इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख होता है। और इसकी संख्या, अच्छा, आरबीसी में एचबी नामक प्रोटीन होता है, हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। हमारा जो आरबीसी होता है उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन है क्या? एक तरह का प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन दो शब्द से मिलकर के बना है। कितने शब्द से? मतलब हेमोग्लोबिन में दो पदार्थ होते हैं, एक आयरन होता है, दूसरा प्रोटीन होता है। दोनों को मिला करके बना जब बनता है कौन सी? हेमोग्लोबिन। हिमेटिन और ग्लोबिन। तो हिमेटिन का मतलब होता है आयरन, लोहा, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो हेमोग्लोबिन में कितने मैटर होते हैं? दो। कौन कौन? आयरन, प्रोटीन। तो आयरन के कारण जो होता है, ध्यान से सुनो इधर, आयरन के कारण जो होता है हमारा ब्लड लाल दिखता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्लड हमारा लाल क्यों दिखता है? हेमोग्लोबिन के कारण। तो अब बताओ, हेमोग्लोबिन में ऐसा क्या चीज रहता है जिसके कारण लाल दिखता है? तो हेमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर के बना है, आयरन और प्रोटीन। तो आयरन के कारण लाल दिखता है। किसके कारण? और इसी आयरन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा बीमारी हो जाता है? एनीमिया बीमारी हो जाता है। इसीलिए हेमोग्लोबिन की कमी मतलब आयरन की कमी, और आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। नहीं तो मेल में जो होता है ये आयरन ज्यादा होता है, और फीमेल में आयरन क्या होता है? कम होता है। इसीलिए मेल का मांसल जो होता है, जैसे जिम वगैरह करता है लोग, तो उन लोग का मांसल पूरा टाइट हो जाता है। और फीमेल जिम करे फिर भी उनका मांसल जो होगा टाइट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा क्या होता है? कम होता है। आयरन का मतलब हार्ड। तो जिसके बॉडी के अंदर हार्ड आयरन रहेगा तो हार्ड हो जाएगा। तो मेल के अंदर आयरन ज्यादा होता है और फीमेल के अंदर आयरन क्या होता है? कम होता है। आयरन क्या होता है? कम होता है। और ये प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन जो होता है, ये ऑक्सीजन को, ब्लड के साथ ऑक्सीजन आता है तो उस ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 को क्या करता है? लाता है। तो हेमोग्लोबिन का काम कौन सी है? हेमोग्लोबिन में Fe होता है जिसके कारण ब्लड लाल दिखता है, और प्रोटीन जो होता है वो जो होता है ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 को लाता है। CO2 को लाता है। CO2 को लाता है। अब हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। इसका नाम कौन सी है? ल्यूकोसाइट्स है। तो आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन में दो चीजें होती है, एक होता है आयरन, दूसरा होता है प्रोटीन। आयरन जो होता है जिसके चलते हमारा ब्लड क्या होता है? लाल दिखता है। नहीं, और ये प्रोटीन जो होता है, जब फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाता है कहाँ पर? हार्ट में। कहाँ पर जाता है? हार्ट। मतलब फेफड़ा से फेफड़ा तक तो आपका वायु आता है, वहां से हमारा ब्लड जाकर के विसरण के द्वारा वो ऑक्सीजन को ब्लड क्या करता है? ले लेता है। तो ब्लड को, ऑक्सीजन को कौन लेता है? ब्लड में जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन होता है वही O2 को ले जाकर के कहाँ तक पहुंचाता है? कोशिका तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है? कोशिका तक। और फिर CO2 को वही लाता है। ये Fe नहीं लाता है। Fe का काम कौन सी है? हाँ, आयरन है, तो ब्लड को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो आपको दोनों ऑप्शन रहे कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, हेमोग्लोबिन भी रहे और आयरन भी रहे, तो किस पे टिक लगाइएगा? आयरन पे टिक लगा। किस पे टिक लगाइएगा? आयरन। क्योंकि हेमोग्लोबिन में दो चीजें होता है, लेकिन Fe के चलते ही हमारा ब्लड क्या होता है? लाल होता है। नहीं, और बॉडी भी क्या होता है? हार्ड होता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं WBC। इसका वैज्ञानिक नाम कौन सी है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। नहीं, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है। ये 2 से 4 दिन में WBC जो है वो डेड कर जाता है। क्या हो जाता है? डेड कर जाता है। क्या कर जाता है? डेड कर जाता है।
इसकी संख्या कितनी होती है? 8,000 से 10,000, औसतन हम लिखे हैं 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब। कितनी संख्या होती है? मिलीमीटर क्यों नहीं, इसमें केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। अच्छा, ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये हमें सुरक्षा, जैसे बाहर बाहर से बैक्टीरिया आता है नहीं, तो हानिकारक बैक्टीरिया भी आते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इन करने की कोशिश करते हैं। ये WBC जो होता है उसको क्या करता है? मार करके भगा देता है, खा जाता है नहीं, लेकिन वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? WBC। ये WBC यदि आपके बॉडी के अंदर कम रहे तो आप बहुत ज्यादा बीमार पड़िएगा, बहुत ज्यादा बीमार पड़िएगा। आप ही लोग देखते हैं कोई विद्यार्थी जो होता है हमेशा मरेला सरेला के जैसा रहेगा, हमेशा जहाँ बैठेगा ऐसे बकलूल के जैसा रहेगा, कभी उसको नींद आएगा, कभी झपकी आएगा, ऐसे लगभग नहीं करेगा उसके देह पर चार्मिंग है, चेहरा पर चार्मिंग है नहीं, हमेशा मरेला सड़ेला के जैसा मुंह पर लगेगा कि एकदम 12 बज रहा है हमेशा। तो समझ जाइए कि उसके अंदर या तो WBC की कमी है और नहीं तो RBC की कमी है। नहीं तो ज्यादा बीमार पड़ रहा है तो किसकी कमी हो सकती है? WBC की कमी हो सकती है। इसीलिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, कोई ना कोई चीज आपको प्रभावित कर रहा है नहीं, तो आप समझ जाना कि हो सकता है कि आपके अंदर WBC की संख्या क्या हो गया हो? कम हो गया। इसलिए आप बीमार पड़ रहे हैं कि बीमारी से बचाने वाला सिस्टम ही आपके पास कौन सी है? कमजोर है। अब बीमारी से बचाने वाला सिस्टम कौन है? यही ना, WBC। यही कौन जो होता है हमें बीमारी से क्या करते हैं? बचाते हैं। याद रहेगा। तो जब भी ऐसा आपको फील हो, ज्यादा नींद आता हो, सुस्ती बना हुआ हो, तो डॉक्टर के पास जाइए, है कि नहीं, और वहां पर कहिए कि हमारा RBC WBC आप चेक कीजिए। RBC और WBC क्या कीजिए? चेक कीजिए। तो चेक करेगा और वास्तव में इसकी संख्या कम या ज्यादा ऐसा कुछ है तो आपको दवा दे देगा, फिर आप पहले के जैसा हो जाइएगा नहीं। तो लगभग लगभग ये चीजें जो है 6 महीना साल भर पर हर आदमी को अपना चेकअप कराना चाहिए, ताकि एक फुर्ती शरीर के अंदर बना रहे, ज्यादा हम बीमार नहीं पड़े। अच्छा, तो ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए इसको हम रक्त का पुलिस मैन भी कहते हैं। सुरक्षा करने वाले क्या कहते हैं? पुलिस का काम कौन सा? सुरक्षा करना। तो यह WBC को हम लोग रक्त के क्या कहते हैं? पुलिस मैन। रक्त का पुलिस मैन क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है? अच्छा, इस श्वेत रक्त कणिकाएं में जो होती है ना, 3 चीजें इसके अंदर होता है। एक होता है एंटीबॉडी साइट, लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। एंटीबॉडी साइट, लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट होता है नहीं। ये तीनों का देखो काम कौन सी है। अभी कोरोना काल में हम लोग बार बार कुछ चीजें ले रहे थे नहीं, कि चलो एंटीबॉडी हमारा मतलब बढ़ जाए, इम्यूनिटी पावर क्या हो जाए? बढ़ जाए, मतलब एंटीबॉडी को डेवलप करते थे। तो एंटीबॉडी का काम क्या होता है? ये WBC में तीनों आ जाएगा। तो एंटीबॉडी क्या होता है कि बाहर से कोई रोग आता है, बीमारी आता है, हानिकारक जीवाणु आता है नहीं, तो वो मैसेज देता है किसको? लिम्फोसाइट को। किसको? हाँ, लिम्फोसाइट को। ये लिम्फोसाइट देखो बैक्टीरिया आ रहा है, हानिकारक कीटाणु आ रहा है नहीं, कि ब्लड के अंदर घुस जाएगा तो इसको बीमार कर देगा, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तो लिम्फोसाइट क्या करता है? उस बैक्टीरिया को ढिचुम ढिचुम मारता है, और मार करके उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और ये मोनोसाइट अब मान लो मर गया, डेड कर गया, तो उसका तो एक तरह का लाश ना हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो लाश जब सड़ेगा तो क्या होगा? बीमारी का घर हो गया। तो ये मोनोसाइट जो होता है उस चीज को क्या करता है? खा जाता है। क्या जाता है? खा जाता है। तो ये एंटीबॉडी क्या करता है? सूचना देता है बाहर से, इसका काम है सूचना देना। ये लिम्फोसाइट यदि नहीं रहे, ये सो गया कुंभकर्ण के जैसा, कोनो हानिकारक कीटाणु आ गया हमारे बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडी कहेगा लिम्फोसाइट जल्दी से उठो, जल्दी से उठो, आ गया उधर आ गया, दुश्मन हम लोग आ गया। आई कुंभकर्ण के जैसा सोया हुआ है, कुंभकर्ण के जैसा सोया हुआ है। तब तक पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गया। अच्छा, ये कमजोर हो गया एंटीबॉडी, इसको सूचना कोई देगा तब नहीं मारेगा पीटेगा नहीं। तो तीनों का परफेक्ट रहना कौन सी है? जरूरी है। तीनों का परफेक्ट रहना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा WBC का क्या हो गया? प्रकार हो गया। क्या हो गया? प्रकार हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स। क्या चीज? प्लेटलेट्स। इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट।
इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसका जीवन काल 7 दिन होता है, 7 दिन में डेड कर जाता है। क्या कर जाता है? डेड कर जाता है। नहीं, इसकी संख्या जो होता है 2 लाख से 4 लाख प्रति मिलीमीटर की होता है। कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का लगभग 7 दिन और प्लेटलेट्स का लगभग 4 दिन। याद रहेगा? आरबीसी का 120 दिन, उसके अलावा डब्ल्यूबीसी का हाँ 4 दिन लगभग। नहीं कितना? हाँ प्लेटलेट्स का 7, प्लेटलेट्स का 7 दिन, याद रखिएगा। नहीं, सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है? आरबीसी का। कितना होता है? लगभग 50 लाख। नहीं, उसके बाद से किसका होता है? प्लेटलेट्स का। कितना? लगभग 4 लाख के आसपास होता है, नहीं एवरेज। और उसके बाद किसकी संख्या होता है? और डब्ल्यूबीसी कितनी? तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगा। डेंगू बुखार जब काटता है तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। प्लेटलेट्स क्या हो जाता है? तो डेंगू बुखार देख सुनते होइएगा, डेंगू बुखार डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। और डेंगू मच्छर गंदा पानी में नहीं होता है, साफ पानी में होता है, याद रखिएगा। डेंगू मच्छर कहाँ पर होता है? साफ पानी में होता है, गंदा पानी में वो नहीं होता है। और वो जब काट देगा तो प्लेटलेट्स आपका डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्लेटलेट्स कम होगा तो फिर आपके अंदर कई सारी बीमारियां आ जाएगी। और प्लेटलेट्स के कारण जो होता है, वो प्लेटलेट्स का काम कौन सी है? थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का काम कौन सी है? थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का काम कौन सी है? थक्का बनाना। जैसे ब्लड आपका कहीं कट जाता है, नहीं तो ब्लड जब कट जाता है तो बहना चालू कर देता है। क्या होना चालू कर देता है? बहना चालू हो जाता है आपका। तो ये प्लेटलेट जो होता है ना, वहां पर क्या कर देता है? थक्का बना देता है, ताकि ब्लड बाहर। अब वही प्लेटलेट की जब कमी हो जाएगी तो थक्का आपका नहीं बन पाएगा और ब्लड का बहना क्या हो जाएगा? चालू रहेगा, ब्लड का बहना चालू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। क्या चीज? प्लाज्मा के क्या कार्य है? तो प्लाज्मा कितना होता है पूरे रक्त का? 55%। तो इस 55% में 90% तो जल होता है। कितने परसेंट? अब बाकी जो होता है 6-7% ग्लूकोज और खनिज लवण होता है, और कुछ परसेंटेज जो होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? इस प्रोटीन जो होता है मुख्यतः 3 टाइप का, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन जो होता है वो 3 टाइप का, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। यही फाइब्रिनोजेन जो होता है वो थक्का बनाने में क्या करता है? काम करता है। अब बॉडी के अंदर ज्यादा थक्का बन जाएगा, है कि नहीं, तो पता चलेगा कि ब्लड जम गया शरीर के अंदर। तो ये जो होता है प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, ये जो होता है इसको ज्यादा थक्का बनाने न बना पाए, इसमें क्या करता है? वो सहयोग करता है। मतलब इसका काम है थक्का बनाना। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है तो थक्का बनाता, पता चलेगा कि इतना ज्यादा जमा दिया ब्लड को कि हार्ट चौक हो जाएगा। इसीलिए उतना ही ये कंट्रोल करता है, इसके उतना ही ज्यादा थक्का बनाने देता है जितना क्या हो जाए? काम चल जाए। अरे ब्लड का गाढ़ा बनाना कहने का मतलब, प्लेटलेट्स काम कौन सी है? जब ब्लड शरीर से बाहर निकलेगा, ब्लड शरीर से जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा डायरेक्ट, तो वहां पर ये प्लेटलेट जो है थक्का बना देगा, इसे यहाँ पर थक्का बना देगा, ब्लड नहीं निकलने देगा। ये फाइब्रिनोजन कहाँ पर थक्का बनाता है? ब्लड देखो, ब्लड थोड़ा गाढ़ा होता है ना, ब्लड क्या होता है? तो वो गाढ़ापन इसके चलते होता है, फाइब्रिनोजन के चलते होता है। बात समझ रहे हो? ये प्लेटलेट थक्का बनाता है कब? जब ब्लड आपके शरीर से बाहर आना चालू करेगा, तब उसको वहां बाहर आकर के रिएक्ट करके और वहां पर वो क्या करेगा? थक्का बना दो। मतलब बाहर, मतलब एक प्लास्टिक, मतलब एक कहो कि कैसे फेविक्विक लगा देते, फेविक्विक, वैसे ही ये बाहर से इसे ठोस फॉर्म में हो जाएगा और बाहर निकलने से क्या कर देगा? रोक देगा उसको। लेकिन ये क्या करता है फाइब्रिनोजेन? ये जो ब्लड में जो, हाँ, नहीं तो पता चलेगा पानी के जैसा पंचुछुर हो गया, नहीं तो भी आपका दिक्कत हो जाएगा। उसको थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? फाइब्रिनोजन। तो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा ये जो दोनों प्रोटीन है, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है,
ये ज्यादा गाढ़ा होने से क्या करता है, रोकता है। तो 3 तरह के प्रोटीन होते हैं किसमें, प्लाज्मा में, जो ब्लड को एक एवरेज मतलब गाढ़ा बना करके रखते हैं, ज्यादा न भी नहीं होने देते हैं और कम भी नहीं होने देते हैं। ये हो गया हम लोगों का ब्लड, क्या चीज, ब्लड। ब्लड में कितने टाइप के अवयव होते हैं, ठोस कण होते हैं, द्रव के रूप में होते नहीं, ठोस कण में आ गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आ गया, और द्रव के रूप में क्या आ गया, प्लाज्मा आ गया। क्या आ गया, प्लाज्मा आ गया।